कल हमने देखा था कि जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी, एनएनपी क्या होता है। आज हम देखेंगे कि जीडीपी हम कैसे निकालते हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस एंड जीडीपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए इसे समझते हैं। जीडीपी को हम दो तरीके से निकालते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। पहले हम नॉमिनल जीडीपी को समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी हमारा करेंट प्राइस पे निकलता है। जैसे किसी वस्तु या सेवा का करेंट प्राइस क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम जीडीपी अपनी निकालते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2018 में हमने 20 बुक बनाई जिसमें एक बुक का दाम 10 रुपये था। 2019 में हमने 15 बुक बनाई जिसमें एक बुक का दाम 20 रुपये था। और 2020 में हमने 10 बुक बनाई जिसमें एक बुक का दाम 35 रुपये था। तो हम देखेंगे कि हमारा 2018 की जो जीडीपी होगी वो 200 रुपये होगी, और जो 2019 की जीडीपी होगी वो 300 रुपये होगी, और जो 2020 की जीडीपी होगी वो 350 रुपये की होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है पर हमारा प्रोडक्शन घट रहा है। तो ये जो जीडीपी हमारी बढ़ रही है वो प्रोडक्शन के कारण नहीं, जबकि ये महंगाई के कारण बढ़ रही है। तो इसे हम जीडीपी नहीं मानेंगे, एक्चुअल में इसमें हमारा लॉस ही होता है। अब आते हैं रियल जीडीपी पे। रियल जीडीपी हम करेंट प्राइस पे नहीं निकालते हैं। हम एक साल को बेस ईयर मान लेते हैं, फिर उसी बेस ईयर के प्राइस को हम अगले कई साल तक यूज करते हैं, फिर उसी के आधार पर हम अपनी जीडीपी निकालते हैं। अगर हम उसी उदाहरण को लें तो हमारी रियल जीडीपी जो 2018 में 200 रुपये की होगी, 2019 में 150 रुपये की होगी, और 2020 में 100 रुपये की हमारी रियल जीडीपी होगी। तो ये जो हमारी जीडीपी घट रही है, ये हमारी जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन के यानी महंगाई के कारण घट रही है। तो हम नॉमिनल जीडीपी को सही नहीं मानते हैं, हम रियल जीडीपी को ही सही मानते हैं। अब आइए महंगाई दर को भी थोड़ा देखते हैं। जैसे आपके पास 1000 रुपये है और महंगाई दर 10% की है, तो एक साल बाद आपके पास 1000 रुपये ही होगा, लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ 900 रुपये की ही होगी। रियल जीडीपी में जो बेस ईयर होता है वो हमारा सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस बनाता है, जो कि अभी दिल्ली में है। अभी जो हमारा बेस ईयर है वो 2011 और 2012 है अभी। तो 2011 और 2012 के बाद हमारे देश में बहुत नई चीज़ें आई। तो जो चीज़ें बेस ईयर बनने के बाद आती हैं उसको हम नॉमिनल जीडीपी के आधार पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे जियो हमारा 2016 में आया, तो जियो की जो वैल्यू होगी उसे हम नॉमिनल जीडीपी के आधार पर कैलकुलेट करेंगे। अब दो टर्म और आती है, जैसे जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस और जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। जो हमें जीडीपी मिलती है वो जीडीपी मार्केट प्राइस पर ही होती है, लेकिन उसमें दो चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, टैक्स और सब्सिडी। अब आता है जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो किसी वस्तु का फैक्टर कॉस्ट उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती है। तो अगर किसी वस्तु के फैक्टर कॉस्ट में टैक्स हम लगा देते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है। अगर किसी वस्तु के फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी दे देते हैं तो उसकी जो कॉस्ट है वो घट जाती है। तो अगर हमें जीडीपी ऑन फैक्टर कॉस्ट देखना है तो उससे एक ये फॉर्मूला निकल के आता है जो कि हम अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद एक और टर्म आता है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब खरीदने की क्षमता। हम रियल जीडीपी में 2.8 ट्रिलियन के करीब हैं, लेकिन पीपीपी में हम 11 ट्रिलियन की जीडीपी बन जाते हैं। आइए इसे एक हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे अगर हम गांव में एक घर लें तो हमें बहुत सस्ते में ही मिल जाएगा, लेकिन हम मुंबई जैसे शहर में अगर कोई घर लें तो हमें वो बहुत महंगा मिलेगा। मतलब ये हमारे स्टैंडर्ड लिविंग को भी दिखाता है और परचेजिंग पावर को भी दिखाता है। एक और उदाहरण से समझें। जैसे कोई एक बंदा है वो गांव में 10,000 की नौकरी करता है, और एक दूसरा बंदा है जो मुंबई जैसे शहर में 10,000 की नौकरी करता है। तो दोनों की सैलरी तो सेम है, लेकिन दोनों की परचेजिंग पावर जो है वो सेम नहीं होगी। पर पहले बंदे की जो परचेजिंग पावर होगी वो दूसरे के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होगी।
पहला बंदा एक अच्छा जीवन व्यतीत करेगा जबकि दूसरा परेशान ही रहेगा। ऐसे हम दूसरे देशों से कंपेयर करके हम अपनी परचेजिंग वैल्यू निकालते हैं। परचेजिंग वैल्यू निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। जैसे जिस देश से हमें कंपेयर करना है उस देश के उस वस्तु के कॉस्ट से हम अपने यहाँ के वस्तु के कॉस्ट से भाग दे देते हैं, तो जो भागफल आता है वही हमारी परचेजिंग वैल्यू होती है। जैसे अमेरिका में 100 रुपए की कॉफ़ी बिक रही है और हमारे यहाँ 10 रुपए की कॉफ़ी बिक रही है, तो जो परचेजिंग वैल्यू होगी वो 10 रुपए की होगी। यानी अगर आपको यहाँ कॉफ़ी पीना है तो आपका 1 रुपए में काम चल जाएगा, लेकिन अमेरिका में पीना है तो आपको आपके पास 10 रुपए होना जरूरी है। ऐसे ही हम अलग अलग वस्तुओं पे परचेजिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। देश में लाखों करोड़ों वस्तुएं और सेवाएं हैं, तो हम सबका अलग अलग परचेजिंग वैल्यू नहीं निकालते हैं, एवरेज में एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ये जो परचेजिंग वैल्यू निकालने का काम होता है वो वर्ल्ड बैंक के पास होता है। और अमेरिका के कंपेयर में जो परचेजिंग वैल्यू है वो 17.5 रुपए की है। यानी अगर आप यहाँ 1 रुपए में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आपको अमेरिका में रहने के लिए 17.5 रुपए का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए जो रियल वैल्यू है वो कम हो जाती है और पीपीपी वैल्यू वो बढ़ जाती है। मतलब अगर हम डॉलर से कंपेयर करें तो हमारी रियल वैल्यू घट जाती है और परचेजिंग वैल्यू से कंपेयर करें तो हमारी पीपीपी वैल्यू है वो बढ़ जाती है। मतलब हमारे देश की जीडीपी 2.8 ट्रिलियन के करीब है, जो कि रियल जीडीपी है। तो अगर हम रियल जीडीपी से देखते हैं तो हम 7वें 8वें स्थान पर चले जाते हैं, पर पीपीपी वैल्यू से हम 3रे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड और नई चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।